फैराडे का जो लॉ है उसके ऊपर ये ट्रांसफार्मर वर्क करता है. दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉइल, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉइल. ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी कॉइल है ये आपके मेन सोर्स से कनेक्टेड होता है. यहाँ से द करंट पासेस, देयर इज अ चेंज इन द करंट, और वही करंट बाय द इंडक्शन मेथड आपको इसके इस सेकेंडरी कॉइल के थ्रू मिलता है, व्हिच पासेस अहेड. तो ट्रांसफार्मर यूज का कंसेप्ट है इन योर चार्जर कि आपका जो रेक्टिफायर हो, जो आपका सर्किट हो, जो मेन सर्किट है जिससे आप रेक्टिफाई करके आगे करंट को भेजने वाले हो, वो डायरेक्ट आपके पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई से कनेक्टेड नहीं होगा. ये डायरेक्ट आपके मेन पावर सप्लाई से कनेक्टेड नहीं होगा. आपका प्राइमरी कॉइल खाली मेन पावर सप्लाई से कनेक्टेड होगा. बाय इंडक्शन मेथड यहाँ पर जो भी करंट प्रोड्यूस होगा वही करंट आपके सेकेंडरी सोर्स में भी क्रिएट होगा. ओके, so this works on your Faraday's law of induction. इसके बारे में about this primary coil, about this secondary coil आप deep में AC chapter में पढ़ोगे. You will study that. Okay. Now, of course, ये जो current amount of current होता है ये इस coil के ये जो turns है इस पे depend करता है. It depends on the turns. You'll find out the relation between voltage, current and turns in your AC chapter. So I'm not going to discuss a lot about this particular transformer. सिर्फ इतना याद रखो, there are two coils, primary coil and secondary coil. Primary coil आपका main source से connected होता है, main power supply से connected होता है. Secondary coil में because of this it generates the current here by induction method. Now this power supply transfers AC current. ये आगे pass out करता है AC current को. There is a rectifier used here which is made up of diodes. There are different kind of rectifier. We will discuss. Mostly दो types होते हैं. एक half wave rectifier होता है, एक full wave rectifier होता है. We'll discuss about that कि what are half wave rectifiers and what are full wave rectifiers. काफी अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसका वर्किंग समझेंगे कि half wave rectifier और full wave rectifier में डिफरेंस क्या है. Okay, so here you use a diode, that is your रेक्टिफायर, जो AC से मोस्टली DC में कन्वर्ट करने का काम करेगा. Now what? Ahead there is one more circuit which is filter. अब आगे जाकर देखोगे कि जब आपका रेक्टिफायर AC से DC कन्वर्ट करेगा, so if you are using a rectifier, वो क्या करेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनाकर देगा, ऐसा कुछ करंट पास करेगा. इसके बारे में हम समझेंगे कि क्यों ऐसा करंट आ रहा है. जहां पर यू आर गेटिंग एन अल्टरनेटिंग करंट, वहां पे आपको यूनि डायरेक्शनल करंट मिलेगा. बट स्टिल यू कैन सी कि देयर इज एन फ्लक्चुएशन. ये जो है फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल रहा है. इन फ्लक्चुएशंस को निकालने का काम, इन फ्लक्चुएशन को एक्चुअली रिपल बोला जाता है. सो ये जो एसी के फ्लक्चुएशंस है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिपल. इसको निकालने के लिए, इस पर्टिकुलर को निकालने के लिए फिल्टर का यूज किया जाता है. दैट इज मेड फ्रॉम कैपेसिटर. कैपेसिटर को कनेक्ट करके फिल्टर बनाया जाता है. एंड द लास्ट पार्ट, यहां से जब आपका आउटपुट निकलेगा कुछ इस तरीके से होगा. स्टिल देयर इज एन फ्लक्चुएशन, डीसी करंट पे रहेगा ना, ठीक है. स्टिल देयर इज एन फ्लक्चुएशन, स्टिल देयर इज एन फ्लक्चुएशन फिल्टर से निकलने के बाद भी. सो इस फ्लक्चुएशन को, ये जो हल्की सी फ्लक्चुएशन रह गई है, ये तो जो रेंज रह गई है फ्लक्चुएशन की, इसको मेंटेन करने के लिए देयर इज वन मोर सर्किट which is called as voltage regulator. एक और सर्किट होगी जिसको जीना डायोड को यूज करके, we'll discuss about what is जीना डायोड. आपने एवलन के ब्रेकडाउन करके या एवलन ब्रेकडाउन करके आपने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में. सो यहाँ पर we use a voltage regulator जो कि जीना डायोड के हेल्प से बनाया जाता है. वोल्टेज रेगुलेटर. ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है, आपका जो डिजायर्ड वोल्टेज है, जो आगे जाके आप यहाँ पर आप लोड लगाने वाले हो. लोड मीन्स योर अप्लायंसेस, जो भी अप्लायंसेस आप यूज करते हो, वी विल कॉल इट एज लोड. एंड उसको इस तरीके से, इस रेजिस्टेंस के हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे. रेजिस्टेंस का जो सिंबल है उसी के हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज लोड. अब ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है, आपका लोड का जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके इस फ्लक्चुएशन में से उन वोल्टेजेस को पास करेगा जो आराम से इसके थ्रू पास हो जाए और इसको डैमेज ना क्रिएट करे. ओके, डैमेज ना क्रिएट करे. मतलब अगर ये लोड 12 वोल्ट्स पे काम करता है और आपका फ्लक्चुएशन 15 वोल्ट्स का भी फ्लक्चुएशंस है, इट कंसिस्ट ऑफ 15 वोल्ट,
तो वो क्या करेगा, ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा, सिर्फ 12 वोल्ट ही आपके लोड तक जाने देगा, बाकी के 3 वोल्ट को वो साइड कर देगा, इट विल मेक इट साइड। तो आपका जो लोड है वो इसी 12 वोल्ट पे काम करता रहेगा, इससे ज्यादा वाला वोल्टेज इस पर पास नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा कम हुआ दैट इज फाइन, बट अगर ज्यादा हुआ दैट इज नॉट फाइन, क्योंकि ज्यादा पास होना मतलब ज्यादा इसके ऊपर एनर्जी पास आउट करना एंड ये डिस्ट्रॉय होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। सो दिस वोल्टेज रेगुलेटर विल ट्राई टू मेंटेन योर particular voltage at a fixed desired voltage. So this is what is the circuit, and then here after passing through the voltage regulator आपको एक desired voltage मिल जाता है जो आपके लोड के थ्रू पास होता है। This is how it works. Transformer, AC supply, रेक्टिफायर से पास होने के बाद एक यूनिडायरेक्शनल करंट मिलेगा, आपका फ्लक्चुएशंस थोड़ा कम होगा, एक बार यूनिडायरेक्शनल हो गया बट स्टिल देयर इज एन एसी फ्लक्चुएशंस, यहाँ पर अभी एसी फ्लक्चुएशंस है, इसको फिल्टर रिड्यूस करेगा, कट करेगा, और सिर्फ आपको ये वाला, ये जो छोटा सा फ्लक्चुएशन है ये आगे की तरफ पास होगा। जब ये आगे की तरफ पास होगा अभी भी स्टिल फ्लक्चुएशंस है, देयर इज अ रेंज ऑफ वोल्टेज व्हिच इज प्रेजेंट इन दिस। वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा, इस रेंज ऑफ वोल्टेज को एक डिजायर्ड वोल्टेज पे रोकेगा, ओके, जो आपको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से इट विल मेंटेन इटसेल्फ एंड देन यू विल गेट अ डिजायर्ड वोल्टेज over here. So this is what is the part. Okay, so this is how your whole system works. मैम बोलो, नहीं समझा, क्या नहीं समझा, सर्किट मैम नहीं समझ में आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है वो बताओ, क्या नहीं समझा। मैंने अभी तक किसी की वर्किंग सिखाई नहीं है आपको, मैंने सिर्फ सर्किट में बताया कि एक के बाद एक लगता क्या क्या है। मैंने अभी तक किसी का काम कैसे करता है, क्या करता है, वो मैंने आपको अभी तक बताया ही मैम नहीं। ये डायोड वाला जो पार्ट है वो बताओ ना थोड़ा, क्या बताऊं, क्या है कैसे वो? काम करता है। मैंने बोला ना, मैंने अभी तक वर्किंग हूँ, मैंने सिखाया नहीं है, वर्किंग है नहीं अभी। मतलब क्या है वो मैम डायोड? डायोड क्या है वो पूछ रहे हो, पीएन हाँ वो जो, जंक्शन डायोड हमने पढ़ा ना। हाँ हाँ, और तो मैम डायोड आपने तो जो वही है। जीनत डायोड बोला है वो भी आपने अभी तक उसके बारे में बताओगे आप? हाँ ऑफ कोर्स, ये सारी चीजें मैंने आपकी इनकी वर्किंग थोड़ी समझाई, अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया कि सर्किट में ये लगता कैसे है, अच्छा, क्या किसके कुछ बाद समझ आता है, में मैंने नहीं। तो सिर्फ रिव्यू दिया है, बाकी और मैंने कुछ नहीं किया है। मैम उधर जो अपने दोनों सर्किट के बीच में गैप रखा है हाँ, वो गैप क्यों है? जस्ट बिकॉज उसको चिपका के नहीं रख सकते, यू आर कीपिंग देम इन पैरेलल। मैंने इसको थोड़ा मैग्नीफाई किया, ऑफ कोर्स आप तो, ट्राई कर सकते हो कि उनको क्लोज में रखो, करंट पास अगर होने के लिए आई हैव जस्ट कनेक्टेड द वायर्स, दैट्स ऑल। आप उसको नहीं क्लोज में रख सकते हो, वायर का डिस्टेंस ये कम रख। पहला, अब मैम थोड़ा लेफ्ट में देखो ना, स्टार्ट ऑफ, हाँ इधर जो गैप रखा है बीच में, इसके बारे में आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, ये फिर ट्रांसफार्मर की वर्किंग पे आ जाऊंगी। मैंने आपको बोला इसके बारे में आप पूरी तरीके से एसी में पढ़ने वाले हो, मैं पहले ये बात बोल चुकी हूँ कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये वोल्टेज रेगुलेट करने का, वोल्टेज अप एंड डाउन करने का काम करेगा। इसमें दो कॉइल्स है, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में आपका मेन सोर्स कनेक्टेड होता है, सेकेंडरी कॉइल में इंडक्शन के थ्रू करंट जाता है। मैंने आपको पहले कहा था जितनी रिक्वायरमेंट है मैं उतनी ही यहाँ पे इसको समझाऊंगी, क्योंकि इसके बारे में आप डीप में पढ़ने वाले हो एसी चैप्टर में, कि ये क्या है, ये बीच में गैप क्या है, बीच में क्या क्रिएट होता है जिससे आपका करंट पास आउट होता है, व्हाट हैपेंस, वो सारी चीजें आप एसी में पढ़ोगे, यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। मैम तो बीच बीच यहाँ में पर अपने सर्किट में सर्कल क्यों बनाया है बताओ ना? जस्ट आई एम कनेक्टिंग दोस सर्किट्स, बस दैट्स अच्छा, ऑल। ओके, हो गया क्लियर। की है क्या मिस वो, या फिर कुछ ऐसा? क्या? मिस वो की है क्या? नहीं, आई हैव जस्ट कनेक्टेड देम, आई हैव कनेक्टेड देम इन पैरेलल, दैट्स ऑल। अच्छा मैंने मतलब उनको वो पैरेलल में नॉर्मल कनेक्ट किया। वायर है क्या? नॉर्मल हाँ वायर है? नॉर्मल वायर्स है, ऑफ कोर्स। ऐसा सी इट इज डायरेक्ट ऐसा समथिंग लाइक क्यों दिस, दिखाया मैम वेट आपने? वेट, सर्कल सर्कल इट इज डायरेक्ट समथिंग लाइक कनेक्ट कर दिस। सकते थे। अरे रुक जाओ जरा, बोल तो लेने दे। समझा इट इज मिस। समथिंग लाइक दिस, पहला आपका डायोड होगा, एक्चुअली फुल वेव रेक्टिफायर्स का डायोड, मैं सिंगल डायोड लेके बात कर रही हूँ। उसके सामने आपका कैपेसिटर कनेक्ट किया जाएगा, उसके सामने आपका वोल्टेज रेगुलेटर लगाया जाएगा, दैट इज दिस इज कॉल्ड एज जेनर डायोड, और उसके जस्ट सामने आपका जो लोड है वो पैरेलली कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपका सप्लाई विच इज कनेक्टेड टू ट्रांसफॉर्मर, ये आपका रियल सर्किट। दिस इज नॉट योर बैटरी, दिस इज कैपेसिटर। कैपेसिटर का सिंबल इज दो पैरेलल मिस ये प्लेट्स। एक्सपेरिमेंटल सेटअप है? यस,
एक्सपेरिमेंटल और आपके घर में जो यूज किया जाता है वो भी यही सेटअप है, आपके घर में और हाँ मॉडिफाइड हाँ मिस, सेम ही वही। किया जाता है। Here you have connected, यहाँ से आपका मेन जो होगा वो ये यहाँ से सेकेंडरी कॉइल को कनेक्टेड होगा एंड उसके जस्ट सामने प्राइमरी कॉइल होगा। फिजिकली वो दोनों कांटेक्ट में नहीं होंगे बट इलेक्ट्रिक फील्ड विल पास थ्रू द इंडक्शन मेथड and whatever current is generated here, that much amount of current will be, that much amount of AC current will be passed through the secondary coil, which will pass through this particular diode and then it will go ahead. And when it is connected to capacitor, diode से निकला हुआ जो आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट कैपेसिटर के थ्रू और रेक्टिफाई होगा, सॉरी और फिल्टर होगा, यहाँ तक देयर इज रेक्टिफायर। देन यहाँ पर वो और ज्यादा फिल्टर होगा, यहाँ पर आपको डिजायर वोल्टेज मिलेगा जो लोड तक जाना चाहिए और यहाँ पर आपका लोड का जो भी आप अप्लायंसेस लगाना चाहते हो वो लगेगा। दिस इज हाउ इज द सर्किट। मैम अगर इसमें से एक भी सिस्टम मतलब बंद हो गया तो फिर करंट पास होगा फिर लास्ट में? डीसी करंट नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कैपेसिटर आपका खराब हो जाता है, यूसे कैपेसिटर खराब हो गया तो फिर आपको बहुत फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज आगे की तरफ पास होता है, बट फिर भी ये रेगुलेटर विल ट्राई टू मेंटेन इट, रेगुलेटर फिर भी मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो ये लास्ट में जो रेगुलेटर है बहुत बड़ा काम करता है। ये सब चीज एक चार्जर के अंदर है ना? हाँ, चार्जर के अंदर आपको मिल जाएंगी ये सारी चीजें। और अभी जैसा अभिषेक ने बोला शायद कि एक भी चीज खराब हो गया मोबाइल कैसे चार्ज होएगा? हाँ, तो फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका मोबाइल खराब होने का चांसेस ज्यादा है या फिर वो वर्क ही नहीं करेगा क्योंकि सर्किट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी बीच की। अगर बीच में कहीं सर्किट मैम चार्ज होएगा क्या? चार्ज हो सकता है बट आपका एज आई सेड कि आपका मोबाइल इज अ डीसी सप्लाई, उसको एक फिक्स्ड डिजायर्ड वोल्टेज की बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर आप उसको फिक्स्ड डिजायर्ड वोल्टेज नहीं देते हो, यू कैन ट्राई योरसेल्फ। अगर आप एक बैटरी लो और आप एक एलईडी को जलाने की कोशिश करो जिसका 12 वोल्ट इज द डिजायर्ड वोल्टेज, ओके, अगर आप अपनी बैटरी को वहां पे कनेक्ट कर दो, अगर उसमें 12 के बदले 11.4 भी बचा हुआ है ना तो भी और एलईडी विल नॉट ब्राइट, वो ब्राइटनेस नहीं देगा। तो मैम आपने बोला कि डीसी से ही चार्ज होएगा ना? हाँ, तो डीसी आप इसीलिए सप्लाई कर रहे हो ना क्योंकि आपके फोन को डीसी की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें से अगर कोई एक सर्किट में से कुछ ब्रेक होगा, मतलब कोई निकाल दिया कुछ, तो फिर डीसी करंट कैसा मिलेगा हमको? कभी भी मतलब करंट में मैंने वो वही बोला फ्लक्चुएशन, मैंने ये बात बोली ना, फ्लक्चुएशन होगा ओम, आई सेड दिस वर्ड कि फ्लक्चुएशन होगा। बट फिर मोबाइल तो नहीं चार्ज होएगा ना? फ्लक्चुएशंस होगा मतलब आपका फोन चार्ज नहीं होगा ऐसा नहीं है, चार्ज होगा बट जो डिजायर्ड है वो नहीं मिलेगा उसको। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर फ्लो नहीं हो रहा है, फ्लो होगा, ये अभी भी प्रेजेंट है, ये अभी भी प्रेजेंट है। ये हमने फ्लक्चुएशंस कम, इसके ऊपर ज्यादा बर्डन ना है इसलिए हमने इसका यूज किया है। ये फिल्टर करने का काम कर रहा है, दे आर जस्ट यूज्ड एज अ फिल्टर। ये फिल्टर कर रहे हैं कि आपको एक डिजायर्ड वोल्टेज। डीसी और एसी में डिफरेंस क्या है? डीसी और एसी में फ्लक्चुएशंस का ही डिफरेंस है, दिस इज द डिफरेंस। अगर आप इनके करंट को देखो, देयर आर मेनी फ्लक्चुएशंस, तो अगर आप इसमें से कोई भी एक गायब कर रहे हो तो देयर विल बी a fluctuation in your part, but still this voltage regulator will try to maintain at desired voltage. अगर ये voltage regulator बराबर काम कर रहा है, ये खराब हो भी गया तो भी ये ट्राई करेगा कि आपका जो लोड है वो प्रॉपरली काम करे। जब आप बोलते हो आपका फैन का कैपेसिटर खराब हो गया है तो ऐसा थोड़ी है कि आपका फैन चलता ही नहीं है, चलता है, बट देयर इज एन प्रॉब्लम। आपको वो प्रॉब्लम समझ में आता है कि अरे इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। आप बोलते हो उसका कैपेसिटर खराब हो गया, आई नीड टू मेंटेन इट, ठीक है, तो इट विल वर्क, बट जो प्रॉपर डिजायर्ड चाहिए वो सारा बर्डन इस पे आने लगेगा और एक अगर इस पे ज्यादा बर्डन आने लगा तो एक टाइम के बाद ये भी खराब हो जाएगा, तो इससे पहले हम यही रिप्लेस कर देते हैं। दिस इज व्हाट वी डू। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट योर व्हाट वी कैन से circuit diagram of your device when your AC current is being converted to DC current. This is how it works. First it goes to the rectifier, then it goes to filter, then it goes to voltage regulator, and then it goes to load. This is how your current is passed through a load. इस तरीके से लोड के पास करंट इतनी सारी चीजों को पास करने के बाद भेजा जाता है। अगर आप लोड के पास करंट डायरेक्ट भेज दोगे, सो अगर इसकी कैपेसिटी 12 वोल्ट की आपने 240 वोल्ट भेज दिया तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तुरंत फूट जाएगा ये। अगर इनमें से कोई भी चीज, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस पर्टिकुलर लोड को बचाती है, और भी बहुत सी चीजें हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट। ओके, लेट्स गो अहेड विद द रेक्टिफायर्स। कैसे काम करते हैं जरा वो देखते हैं।
half wave rectifier, full wave rectifier. Rectifiers are of two types, half wave rectifier and full wave rectifier. Okay, let's go ahead with the half wave rectifier. See, एक बात याद रखो कि मैंने जैसे कि बोला इलेक्ट्रॉनिक्स इज हैविंग अ वाइड रेंज, बहुत बड़ी रेंज है इलेक्ट्रॉनिक्स में. आगे जाके आप पढ़ोगे कि और डायोड से भी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आपके डिवाइसेस को बचाने के लिए यूज की जाती है. ओके, सो देयर आर मेनी थिंग्स अहेड. तो अभी आप बेसिक पढ़ रहे हो तो थोड़ा बेसिक्स के साथ ही चलना, बहुत ज्यादा जंप मत करना, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ मेस टू यू. तो फिलहाल जो है पहले वो समझने की कोशिश करो. So let's go ahead with the half wave rectifier. Why it is called as half wave rectifier? और आपको इसके सर्किट डायग्राम और इसके वेव से समझेगा. तो पहले मैं आपको इसका वेव समझाती हूँ कि why it is called as half wave rectifier. इसको half wave क्यों बोलते हैं. So एक बात हमेशा मैंने जैसे कि आपको बोला था इन स्टेशनरी वेव्स कि जब भी आप वेव फॉर्म बनाते हो आपको कुछ चीजें ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना देना है. दिस शुड मेंटेन at constant distance, amplitude should be same. Amplitudes आप सेम बनाओगे, कुछ भी कैसे भी बनाओगे, बिना स्केलिंग किए बनाओगे, मैं एग्जाम में मार्क्स नहीं दूंगी, स्ट्रेट अवे बोल रही हूँ. जब भी आपका टेस्ट होगा अगर आपने ऐसा कुछ गड़बड़ किया है तो मैं मार्क्स नहीं दूंगी. दैट इज क्वाइट क्लियर. सो यू नीड टू बी परफेक्ट. सो लेट्स से दिस इज इनपुट 1, इनपुट वोल्टेज, एंड दिस इज द आउटपुट वोल्टेज जब वो हाफ वेव रेक्टिफायर के थ्रू पास हो जाएगा उसके बाद. ठीक है. So let's draw a versus time पे बना रही हूँ. I'm observing after particular time t. So input voltage versus time and output voltage versus time. Of course, input voltage will consist of a AC volt. AC voltage उसमें से पास होने वाला है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल के थ्रू. Okay. So let's go ahead with the circuit diagram of half wave rectifier. This is your primary coil. जिसके अंदर मैंने मेन सोर्स, ये जो सिंबल है इससे, इस सिंबल से एसी को रिप्रेजेंट किया जाता है. दिस सिंबल इज एसी का रिप्रेजेंटेशन. अगर ये कहीं पर भी आपको दिख रहा है तो आपको सीधा क्लिक होना चाहिए कि दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स द एसी वोल्टेज. ओके, सो इट हैज बीन कनेक्टेड टू प्राइमरी, व्हाट वी कैन से प्राइमरी कॉइल. देन दिस इज योर, कीप इट इन माइंड कि नंबर्स आप दोनों साइड सेम रखो फिलहाल के लिए, बाद में नंबर्स अलग अलग भी हो सकते हैं. देयर कैन बी डिफरेंट नंबर्स ऑन दीज टू कॉइल्स. और नंबर्स के ऊपर ऑफ कोर्स करंट का इंडक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है. कीप इट इन माइंड. एंड आई एम कनेक्टिंग अ डायोड ओवर हियर. मैं यहाँ पे एक डायोड कनेक्ट कर रही हूँ. देन इन पैरेलल इस डायोड से सीरीज में आई एम कनेक्टिंग अ लोड. अभी मैंने यहाँ पर फिल्टर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, डायरेक्ट लोड लगाया है. फिल्टर वगैरह के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगी. पहले हम सिर्फ लोड कनेक्ट करके देखने वाले कि लोड पे क्या आने वाला है. सो दैट अगर आप यहाँ पर, आपको पता है यू कैन चेक द वोल्टेज बाय वोल्टमीटर एंड करंट बाय अमीटर. सो यहाँ पर इस लोड के अक्रॉस वी विल चेक कि क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन. ओके, सो एज यू कैन सी दैट दिस इज इन सिंबल फॉर डायोड. दिस इज पी साइड एंड दिस इज एन साइड. करेक्ट, पीएन जंक्शन डायोड है ये. Now what is going to happen? जैसे ही positive side, this part, this is positive side. Let us say that this is A, this is B. Okay. जैसे ही positive side यहाँ से pass होगा, this is plus and this is minus. This is at higher potential as compared to this. This is how you define it. So आप बता सकते हो कि ये जो पूरा सर्किट है ये कौन से फॉर्म में अभी फिलहाल प्रेजेंट है. इफ आई एम joining this, I am keeping this point as at high potential and this point at low potential. न्यूट्रल. तो ये सर्किट कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? मिस मतलब न्यूट्रल नहीं है ये. कौन से फॉर्म में bias के प्रेजेंट है? हिसाब मींस इट इज से बायस्ड नाउ. या इट इज बायस्ड नाउ. फॉरवर्ड बायस्ड है. हाँ फॉरवर्ड बायस्ड है. करेक्ट. वही बोल रहा था. सो जब इट इज एट हाई पोटेंशियल एंड इट इज एट लो पोटेंशियल, ये क्या करेगा, जितना भी करंट आ रहा है उस मैक्सिमम करंट, वो सारे के सारे करंट को इजीली आगे की तरफ पास कर देगा. द करंट प्रोड्यूस्ड विल बी मैक्सिमम. मींस व्हाटएवर आउटपुट यू विल गेट, पूरा का पूरा ऑलमोस्ट, अगर आपका एक आइडियल डायोड है तो वो पूरा का पूरा करंट, मैक्सिमम करंट वो आगे पास कर देगा when this positive cycle will come. Because at this particular positive cycle,
this is at high potential and this is at low potential, and this is what happens that it will pass all the positive part का voltage. Now polarity has been reversed. अब polarity reverse होगी. Okay, now this is negative part. जब polarity reverse होगी, now this will become minus and this will become plus. ये minus हो जाएगा, ये plus हो जाएगा. Now this is at low potential, this is at high potential. आपका P low potential को connected है और आपका N high potential को connected है. Correct? Now what will happen? किस फॉर्म में है अभी? रिवर्स बायस. रिवर्स बायस मतलब रिवर्स बायस होते ही ये बिल्कुल भी करंट को आगे पास नहीं होने देगा. दिस विल नॉट अलाउ द करंट. ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा पूरी तरीके से. स्विच अगर आप इसका डायग्राम बनाओ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा. इट विल नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो. सर्किट ही ब्रेक कर देगा. सो दिस पार्ट में देयर इज नो करंट. आइडियल डायोड है. आई एम टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ आइडियल डायोड. अगेन हाफ साइकिल के बाद फिर से पॉजिटिव और नेगेटिव का टर्म आएगा. अगेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड. सो एज यू कैन सी कि अगर आप इन दोनों को देखो तो इसमें सिर्फ हाफ वेव ही रेक्टिफाइड हो रहा है. आधा वेव तो पूरा वेस्ट हुआ है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर. इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोला जाता है. एक हाफ साइकिल में इट वर्क्स लाइक अ फॉरवर्ड बायस्ड एंड इट अलाउज ऑल द करंट टू पास. स्विच की तरह. आपने पता नहीं, आई डोंट नो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है. योर पीएन जंक्शन वर्क्स लाइक अ स्विच. आपका जो डायोड है ना वो स्विच की तरह काम करता है. ये शायद आपने पढ़ा होगा. हाँ मैम, पढ़ा है आपने ये. इट्स देयर इन 11th स्टैंडर्ड कि योर पीएन जंक्शन डायोड वर्क्स लाइक अ स्विच. ये स्विच की तरह काम करता है. फॉरवर्ड बायस में ये पूरा करंट पास आउट होने देता है और रिवर्स बायस में ये करंट को ब्लॉक कर देता है. इट डज नॉट अलाउ द करंट टू पास अहेड. क्योंकि नाउ दिस इज एट लोअर पोटेंशियल एंड दिस इज एट हायर पोटेंशियल. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि रिवर्स में एग्जैक्टली क्या हो रहा था वहां पे. व्हाई द करंट इज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड. यहाँ से मैं वोल्टेज सप्लाई कर रही हूँ फिर भी करंट रिवर्स बायस में क्यों नहीं बनता. उसका रीजन मैंने आपको रिवर्स और फॉरवर्ड समझाते वक्त समझा दिया था कि इसके अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि वी डोंट गेट करंट आउटसाइड. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स लाइक अ स्विच एंड दिस इज हाउ यू गेट द वेव आउटपुट आफ्टर योर करंट पासिंग थ्रू दिस सिंगल डायोड. कुछ समझ में आ रहा है? हाँ मैम. अगर आपको रिवर्स और फॉरवर्ड अच्छे से समझा होगा. यस मिस, वो स्विच का वापस एक बार आपने क्या बोला, वो हाफ होता है तो वो आधा ही जाने देता है, मतलब वो स्विच बन जाता है. बन जाता नहीं. इट वर्क्स लाइक अ स्विच. ये आपने पहले भी पढ़ा है. ये तो पार्ट 11th स्टैंडर्ड का है कि, और मैंने ऑलरेडी आपको फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन और रिवर्स बायसिंग कंडीशन के बारे में बहुत अच्छे से बताया भी था. हाँ मिस, कि वो फॉरवर्ड पता है. बायसिंग कंडीशन में हाँ सो इट इज वर्किंग लाइक स्विच. ये स्विच की तरह ही काम कर रहा है. ये सिर्फ जब ये वाला पार्ट आ रहा है तो ये पूरा करंट आगे जाने दे रहा है. बट जैसे ये वाला पार्ट आ रहा है ये पूरे करंट को ब्लॉक कर रहा है. ब्लॉक कर रहा है इसका मिस- मतलब क्या है कि इसने क्या कर दिया, सर्किट को ओपन कर दिया. इसने हाँ क्या मिस, कर वो दिया. समझा हाँ मिस, बट तो ये क्या नहीं समझा? मिस, बट ये हाफ वेव क्यों यूज करते हैं, मतलब नहीं करते यूज. इसको यूज नहीं किया जाता. इट्स अ लॉस. इसके बदले अभी मैंने बोला ना, अभी आप बेसिक्स पढ़ रहे हो. इट्स अ लॉस. यहाँ पे मेरा हाफ वेव पूरा लॉस हो रहा है एसी का, और हाफ वेव रेक्टिफायर यूज नहीं किया जाता नॉर्मली. बट आपको पढ़ना जरूरी है कि व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर, है क्या हाफ वेव रेक्टिफायर, ये जानना आपको जरूरी है. इसके वजह से दूसरा इन्वेंशन हुआ है ना. आपको ये पूरा समझा कैसे वर्किंग हो रही है. When positive cycle arrives, this part is higher potential, this part is at lower potential. Higher potential is connected to P, lower potential is connected to N. The current starts flowing through the circuit and you get the current through the load. When the negative half cycle comes here, this becomes negative, this becomes positive. It is in the reverse bias situation, and I explained that in reverse bias situation you get zero current or minimum current. I am considering this as at ideal diode. मैं इसको एकदम ideal one वाला consider कर रही हूँ. तो ideal one वाला जो होता है उसमें you get a zero current. जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं उसके अंदर जीरो नहीं मिलता है. छोटा सा अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिलता है. छोटा, बहुत छोटा, 0.7 से 0.3 के बीच में रेंज होता है. So this is what is the working of half wave rectifier and this is how it works. किसी को कुछ डाउट है तो पूछो.
मिस वो जीरो करंट के वजह से वैसा आया है ना? क्या जीरो करंट मतलब, नहीं समझा मुझे। दिस मतलब पार्ट, हाँ हाँ मिस। हाँ दिस इज ब्लॉकिंग। ये जो पार्ट, जब ये पार्ट यहाँ पे अराइव कर रहा है तो यहाँ पर ये रिवर्स हो गया है, और आपको पता है रिवर्स में देयर इज नो करंट विच इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और मिनिमम करंट विच पास थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इसलिए मैंने आपको फॉरवर्ड और रिवर्स बहुत अच्छे से समझाया कि आपको मैकेनिज्म को आपको दिमाग में आ जाए कि मैं बैटरी बाहर लगा रही हूँ। ऐसा नहीं है मैंने बैटरी नहीं लगाई, मैंने बैटरी बाहर लगाई है उल्टे सिचुएशन में, बट वो उल्टे सिचुएशन में लगाने की वजह से रिवर्स में क्या प्रॉब्लम होता है कि यू डोंट गेट द करंट, यू डोंट गेट द करंट आफ्टर अप्लाइंग बैटरी। आपको बैटरी मिलने के बाद भी क्यों इलेक्ट्रॉन ब्लॉकिंग हो जाता है? इलेक्ट्रॉन ब्लॉकेज की वजह से, रिपल्शन की वजह से आपको डायोड करंट कंडक्ट करके नहीं देता। उसके पीछे इसलिए मैंने आपको फॉरवर्ड और रिवर्स पहले आपको सिखाया कल, कि आपको ये समझे। अब मैं यहाँ पर ये टर्म यूज नहीं करूंगी, मैं सीधा बोलूंगी नाउ इट इज when negative is here, positive is here, it is reverse bias. Upper bias में your diode don't conduct, इसकी ताकत ही नहीं होती कंडक्शन की, अंदर ही ब्लॉक होके रह जाती है चीजें। So when they don't conduct, there is no current which pass through here. यहाँ पर this part is actually grounded. So यहाँ से तो करंट जाने का कोई सवाल ही नहीं होता, आपका एक पार्ट हमेशा ग्राउंडेड होता है। पण आता कशाला वापस चेंजेस केले, काय केलं तर? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। 2-3 का घेऊ दे, एवढा साधारण समझ में आया? समझा? अमला, कांक्षा, Yes, ma'am, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले समझा। लोग हैं उनको ये चीजें बहुत क्लियरली समझ में आ रही होंगी, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है। बट जो नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, उनको ये चीज समझनी है। जस्ट आपको एक बात दिमाग में रखना है, पॉजिटिव साइकिल अराइव होता है, इट वर्क्स लाइक अ फॉरवर्ड बायस, इट पासेस द करंट। नेगेटिव साइकिल अराइव होता है, इट वर्क्स लाइक अ रिवर्स बायस, इट डोंट कंडक्ट द करंट। एंड व्हेन इट डोंट कंडक्ट द करंट, ये पार्ट पूरा ओपन हो जाता है। ओपन हो जाता है इसका मतलब इट वर्क्स लाइक अ स्विच नाउ। और सिंस यहाँ से करंट अंदर वो जाने ही नहीं दे रहा है, जब वो आगे आगे करंट पास ही नहीं कर रहा है अपने अंदर से, अंदर ही पूरा गेम, अंदर ही पूरा ब्लॉकिंग हो गया है। जब वो आगे करंट कंडक्ट ही नहीं कर रहा तो इसके पास कोई करंट नहीं जाएगा। अब रही बात इस साइड की, ये साइड हमेशा ग्राउंडेड होता है, तो यहाँ से कोई करंट जाने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे नीचे जाते हैं इन द ग्राउंड, और इसके थ्रू एक्चुअली इसको फिर मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। सो सारा पार्ट रिटर्न बैक टू द पावर सप्लाई हो जाता है। This is how it happens. So only फिलहाल इतना ही देखो कि यहाँ से there is no current which is passing when it is in the reverse bias, and the load get 0 voltage and 0 current. Clear with this? Should I go ahead with full wave rectifier? जाओ आगे? Yes, ma'am. Okay. किसी को भी अगर कुछ डाउट है तो आई एम स्टिल वेटिंग। कुछ डाउट है, नहीं समझा है तो पूछो। कुछ भी ऐसा है जो दिमाग में ब्लॉक कर रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज आस्क। सिर्फ रिवर्स फॉरवर्ड वापस समझाने मत बोलना, मैंने काफी टाइम उसको दिया है। So let's go ahead with the full wave rectifier, and this is more profitable one, क्योंकि full wave itself समझा रहा है कि आपका जो रेक्टिफायर है वो आपको ओवरऑल पूरा ही कंडक्ट करके, आपको पूरा ही कन्वर्शन करके देने वाला है। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट full wave rectifier. Full wave rectifier. Let's go ahead with this. Now again there is a transformer here. Please mute yourself everyone. Isha, mute yourself. So this is the transformer again. This has been connected to the main power supply. But यहाँ पे एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर। इसके बारे में भी आप एसी में पढ़ोगे, और एक शॉर्ट बता देती हूँ कि सेंटर टैप्ड का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर टैप? सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर ऐसा होता है कि जब पॉजिटिव, ये जो पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मर है इसका दो पार्ट काम करता है अलग अलग वे में। ये पूरी तरीके से पॉजिटिव साइड के साथ डील करता है और ये वाला पार्ट पूरी तरीके से नेगेटिव साइड के साथ डील करता है, इसीलिए इसको सेंटर टैप्ड बोला जाता है। फ्रॉम दिस सेंटर
यहाँ से एक ग्राउंडिंग कर दी जाती है. दिस इज काइंड ऑफ सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर. ओके, नाउ आई विल यूज 2 डायोड्स हियर. मैं 2 डायोड्स का यूज करूंगी इस तरीके से कुछ. मैंने आपको बताया सेंटर टैप का मतलब ये है कि हाफ पार्ट विल डील विथ positive cycle and half part will deal with negative cycle. Okay, this is how your center tap works. Now let's connect the load here. यहाँ पे लोड है, ऐसा कुछ कनेक्ट किया है. See, these two are not connected. हाँ, इसको थोड़ा सा मुझे नीचे से लेना चाहिए था. There is a gap in between. ये दोनों कंडक्टिंग नहीं है. There is a gap in between. थोड़ा सा आप ऊपर बनाओगे. ये दोनों वायर्स एक दूसरे को स्टिक नहीं होने चाहिए. ये डायोड और ये वायर एक दूसरे को स्टिक नहीं होना चाहिए. So this is A, this is B, this is C, this is D1, these are the 2 diodes, D1 and D2. This is P, this is Q, this is R, and this is the load has been connected. All right. Now this is what is the circuit diagram of your full wave rectifier. This is how your full wave rectifier works. Now what will happen? जब positive cycle arrive होगा, this will be positive, this will be negative of course. ये वाला point तो काम नहीं कर रहा है. ये वाला diode अभी reverse bias situation में. Negative is being connected to P, है ना? But this will work. ये diode काम करेगा. As you can see the circuit diagram from here. यहाँ से अगर आप नेगेटिव वाला पार्ट देखो तो ये ऐसा कुछ है. यहाँ से जाके इसको मिल रहा है ना. You can see that part, this overall this part. So this is at lower potential as compared to this one. So this is at higher potential. Of course ये वाला भी काम नहीं करेगा. जब पॉजिटिव हाफ आएगा, जब नेगेटिव हाफ आएगा तो ये वाला एरिया काम करेगा. ये वाला वोल्टेज काम, सॉरी, जब पॉजिटिव हाफ आएगा this will work. जब नेगेटिव हाफ आएगा this will work. And in this way both will conduct and will give you a full wave rectified current. Let's go ahead, समझने की कोशिश करते हैं कैसे होता है. मैं 3 में आपको समझाती हूँ. So that last वाला will be the main output which you will get, जो आपको बाहर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि it is a quite fast process. तो 3 पार्ट में हम लोग इसको जरा समझेंगे. This one, first one is the input voltage. This is output voltage through D1 and this is output voltage through D2 and this is total voltage that you get. Total current जो आपके पास आ रही है वो आप देखोगे यहाँ. This one and all are versus time, of course. एक टाइम के बाद आप ऑब्जर्व कर रहे हो. So let's draw the wave diagram now. पहले समझते हैं क्या होता है. यहाँ से सी कीप इट इन माइंड, आपको एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखना है डायग्राम ड्रॉ करते वक्त एंड डिस्टेंस भी सेम रखना है. अगर आपका डिस्टेंस या इनपुट में मुझे कुछ गड़बड़ दिखा, सो आई विल कट योर मार्क्स. कीप इट इन माइंड. लेट्स गो अहेड विद दिस. नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन दिस पॉजिटिव साइकिल विल अराइव, दिस पार्ट विल कंडक्ट एंड यहाँ से करंट पास होगा व्हिच विल गो थ्रू द लोड. करेक्ट, ऐसा कुछ होगा. नाउ करंट का डायरेक्शन बता सकते हो, कौन सा डायरेक्शन में करंट विल पास? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? डायरेक्शन ऑफ करंट बताओगे कहां से कहां जाएगा? एवरीवन प्लीज. यस, कहां से कहां तक, कहां से कंडक्ट होगा करंट? कैसे कंडक्ट होगा? हाउ इट विल गो? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट? कहां से पास होगा? From A, P, Q, R, L and then it will come to ground. ये डायरेक्शन है करंट का. A यहाँ से ये कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल में, यहाँ से यहाँ गया, it came to P, then it goes to Q and then R and then it comes to. This is how it works. Okay, so this is how it goes. अब तुम बोलोगे मिस what about this one? इसके पास करंट नहीं जाएगा क्या? What will happen to this? See, this is already at lower potential. It has been blocked. It is reverse bias situation में है ये. So इसका working यहाँ पर अभी कुछ नहीं हो रहा है. It's not being worked.
So current will flow from this particular point A, P, Q, R, L. It will go to the load and then it will come to the ground again. This is how is the path of the current. So in positive cycle your D1 will conduct. और उसने दे दिया. जब भी पॉजिटिव साइकिल आएगा D1 कंडक्ट हो जाएगा. अब नेगेटिव साइकिल में ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल polarity is being changed. अब ये reverse bias situation में it is not working, it is working like an open circuit की तरह काम करेगा अभी. अब ये डायोड कंडक्ट होना स्टार्ट होगा. दिस विल स्टार्ट कंडक्टिंग. यहाँ से करंट जाएगा. दिस विल स्टार्ट कंडक्टिंग. गिव मी द पाथ ऑफ द करंट अगेन. गिव मी द पाथ ऑफ द करंट अगेन. B, द पाथ B G to C, P, Q, R, R, B. Okay. So again the path of the current will be B, P, Q, R, C. लोड के थ्रू करंट का डायरेक्शन देखो. ये पूरा पाथ छोड़ो. लोड के थ्रू आप, क्योंकि आप जो ऑब्जर्व करते हो वो लोड के थ्रू करते हो. यहाँ पे आप अपना वोल्टमीटर कनेक्ट करके आप देखने वाले हो करंट का डायरेक्शन. सो पहला वाला करंट का डायरेक्शन वाज A, P, Q, R, B. करेक्ट. सेकेंड वाला करंट का डायरेक्शन देखो जरा. A, P, Q, R, देन अगेन इट कम्स टू C. मतलब यहाँ पर करंट का डायरेक्शन हर बार देख रहे हो इस लोड के थ्रू एक ही डायरेक्शन है. मींस जब D2 कंडक्ट होगा यहाँ पर भी करंट का डायरेक्शन इज सेम. इट इज इन द सेम डायरेक्शन. डायरेक्शन, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट. यहाँ पे भी करंट का डायरेक्शन इज सेम. मतलब आपको हर बार इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको करंट का डायरेक्शन हमेशा सेम मिलेगा. एंड द आउटपुट यू विल ऑब्जर्व इज समथिंग लाइक दिस. जो टोटल आउटपुट आप देखोगे, क्योंकि इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस, सो आपको कुछ ऐसा दिखने के लिए मिलेगा. अब यहाँ पर सारा वेव्स जो है रेक्टिफाइड है, सबसे बड़ी बात. और दूसरी बात, हर बार डायरेक्शन ऑफ द करंट इज सेम. फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है. कभी ऐसा और कभी ऐसा, कभी ऊपर की तरफ कभी नीचे की तरफ नहीं आ रहा है. लोड के टाइम पे, लोड के पॉइंट पे हर बार करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसी तरीके से. सो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज नॉट फ्लक्चुएटिंग. ओके, ऐसा नहीं होता है कि एक नेगेटिव साइकिल है एक पॉजिटिव साइकिल है. दिस इज बीइंग मेंटेन्ड. दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो फॉर पॉजिटिव साइकिल दिस वर्क्स एज अ फॉरवर्ड बायस. फॉर नेगेटिव साइकिल दिस वर्क्स एज अ फॉरवर्ड बायस एंड यू गेट द टोटल आउटपुट. आपको पूरा एसी का पार्ट जो है वो इस फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट होके मिलेगा, जिसमें यू विल गेट अ यूनिडायरेक्शनल करंट. आपको एक डायरेक्शन का करंट मिलेगा. बट स्टिल देयर इज एन फ्लक्चुएशन, जिसको हम फिल्टर से साफ करने वाले हैं, फिल्टर और वोल्टेज रेगुलेटर से. तो अभी भी रेक्टिफायर से निकलने के बाद भले आपको यूनिडायरेक्शनल करंट मिला है, बट फ्लक्चुएशंस खत्म नहीं हुए हैं. फ्लक्चुएशंस कम हुए हैं. जहां पर ऐसा कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा था अब ऐसा ही हो रहा है. इट्स यूनिडायरेक्शनल, बट स्टिल देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन द आउटपुट. ओके, जिसको हम फिल्टर और वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू निकालेंगे. इसके फ्लक्चुएशंस को कम करेंगे. ये जो इतना बड़ा बड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है, वी विल ट्राई टू रिड्यूस इट बाय यूजिंग फिल्टर एंड वोल्टेज रेगुलेटर. कुछ समझ में आया? क्यों ये यूनिडायरेक्शनल हुआ वो समझो. यहाँ से करंट का डायरेक्शन इज A, P, Q, R. यहाँ से भी करंट का डायरेक्शन इज B, P, Q, इसलिए R. यूनिडायरेक्शनल. So it's you're getting a unidirectional current. So this is why it is called as full wave rectifier. इसका यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पर आपका करंट का कोई भी अमाउंट वेस्ट नहीं होता. None of the amount is wasted here. मैम डायोड टाइम के साथ चेंज होता जाएगा अपना, मतलब डायोड हाँ, क्यों टाइम के साथ? अरे पहला डायोड जैसे वर्क करना स्टार्ट किया, फिर दूसरा बंद है, फिर बट ऐसे. दिस प्रोसेस, एक बात याद रखो अभिषेक, आपका एसी का फ्रीक्वेंसी आप जानते हो कितना है एक सेकंड में? जो आप इंडिया में यूज करते हो इट इज 60 हर्ट्ज. मतलब 60 हर्ट्ज बोलने का मतलब क्या है समझ रहे हो? एक सेकंड में 60 टाइम्स ऑसिलेशन कर रहा है वो. सो यू कैन इमेजिन हाउ फास्ट इट इज. आपको जब आप आउटपुट देखोगे, आप छोटे छोटे हर एक वेव को नहीं देखने वाले हो. ये तो हमने एक वेव बनाया है. आपको तो सीधा एक स्टेडी फ्लक्चुएटेड करंट आउटपुट मिल जाएगा.
So you can imagine कि how it works. ओके मैम एक बात पूछूं कि आप इंडिया ऐसा क्यों बोल रही हो? लाइक हर क्योंकि कंट्री में कुछ अलग अलग है क्या? कंट्रीज, हाँ कुछ कंट्रीज डायरेक्ट डीसीज का भी यूज करती है, उन्होंने मॉडिफाई नहीं किया है अपने आप को एसी में। तो मैं इंडिया का एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इंडिया में पर्टिकुलरली एसी का यूज किया जाता है। तो आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स में डीसी का यूज है, बट आता आपके घर पे एसी ही है, इसलिए मैंने इंडिया वर्ड यूज किया। और आप इंडिया में रहते हो तो उसके बारे में जानना जरूरी है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, so if you have any doubt in this particular circuit, please ask. Otherwise, I will go ahead with the voltage regulator. So this is the total output which you get. हेलो मिस। बोलो। मिस आपने एक बार बताया था, मतलब आपने कल बताया था कि ये जो एसी रहता है वो उसको थोड़ा मतलब थोड़ा वो सस्ता पड़ता है बनाने के लिए, तो इसलिए हम लोग इधर पे एसी यूज करते हैं डीसी के बजाय। तो मिस जो इंडिया है उसके बाहर तो लोग डीसी यूज करते हैं, तो उनको एसी सस्ता नहीं पड़ता क्या? पता है, जैसे कि मैंने बोला कि एसी इज अ मॉडिफाइड वन। ओके, वहां उन लोगों ने पहले ही अडाप्ट कर लिया था डीसी का सारा सिस्टम, तो उन्होंने वापस से उसको एसी में कन्वर्ट करने जैसा फैक्टर को कंसिडर नहीं किया। और पहली बात तो वो लोग बहुत ज्यादा करंट यूज करते हैं, कीप इट इन माइंड। करंट का जो यूज होता है बाहर साइड में वो बहुत ज्यादा है, सो दे डोंट केयर अबाउट इट। यूएस के कंपेयर में आप इंडिया का करंट देखोगे तो कुछ भी नहीं है, दैट इज देयर यूज। तो वो एक ही रीजन है कि उन्होंने अडाप्ट नहीं किया उसके आगे, वो उसी के मैम क्यों? लेकिन साथ रन कर रहे इंडिया हैं। का पॉपुलेशन तो ज्यादा है ना, उससे क्या हो गया? करंट ज्यादा यूज होएगा ना। हर किसी के पास घर थोड़ी ना है, हर किसी के पास इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना है। देयर आर मेनी पीपल हु आर ऑन द स्ट्रीट, और उनके स्ट्रीट को कभी देखो, आपने देखा नहीं है क्या? आपके यहाँ का आधा स्पॉट चलता ही नहीं है, ठीक है? लेट इट बी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। प्लीज आस्क एनी डाउट एंड डिफिकल्टी रिगार्डिंग दिस। सिर्फ ट्रांसफॉर्मर्स का डीप स्टडी मुझसे फिलहाल मत पूछना, समझाना इज नॉट अ बिग डील, बट दैट विल टर्न इनटू अ प्रीवियस चैप्टर। फिर आप यहाँ नहीं डिस्कस करोगे, आप वो पूरा प्रीवियस चैप्टर डिस्कस करना चालू कर दोगे। सो जस्ट try to understand this part, that if this is forward bias, this is working, then negative cycle comes, this becomes forward bias, this circuit start working, and then both the circuits all together give you all the waves to be rectified. आपको पूरा rectified मिलता है wave, that is the alternating current which is, or alternating voltage that you are getting, and this is how you get the output. But it is a unidirectional, and we have seen why it is unidirectional. So let's discuss about the advantage of the full wave rectifier. जरा एडवांटेज डिस्कस करते हैं। लास्ट एडवांटेज को थोड़े टाइम के बाद समझाऊंगी, अभी शायद नहीं समझेगा आपको, ठीक है? सो फर्स्ट एडवांटेज, ऑफ कोर्स आपको खुद देख के पता चल रहा होगा कि इवन दिस पार्ट इज बीइंग यूज्ड एंड दिस पार्ट इज बीइंग यूज्ड, सो बोथ द साइकिल्स का यूज, बोथ द साइकिल्स आर रेक्टिफाइड। दोनों के दोनों, जो ये हाफ साइकिल है और ये हाफ साइकिल है, ये दोनों रेक्टिफाइड हो रहा है, both get rectified. So of course both get rectified, this is one of the best part. Of course both get rectified, so efficiency of your full wave rectifier is more efficiency, it is more efficient, I can say more efficient. This is the second point. Third point is all about the ripple factor. Ripple का मतलब मैंने आपको एक शॉर्ट में समझाया था कि what is ripple. Ripple is the fluctuations in your circuit, आपका sorry fluctuations in the output. So ripple is less in full wave rectifier. Full wave rectifier में जो ये ripple होता है वो कम होता है as compared to half wave rectifier. अब जरा half wave rectifier का ये पार्ट देखो, ripple is this part. देख सकते हो कि यहाँ से ये यहाँ तक कन्वर्ट हुआ, उसके बाद एज आई सेड कि अगर यहाँ पे आप प्रैक्टिकल डायोड लो तो प्रैक्टिकल डायोड में ना ये आपको जीरो करंट नहीं देता, एक रिवर्स करंट मिलता है, यू गेट अ रिवर्स करंट, करेक्ट? और वो रिवर्स करंट आपको कुछ ऐसा नीचे साइड में मिलेगा, छोटा सा अमाउंट ऑफ करंट आपको मिलता है। सो यहाँ पर जो फ्लक्चुएशंस होता है ये काफी ज्यादा रेंज करता है, मतलब यू कैन सी द फ्लक्चुएशन कुछ इस तरीके से जाएगा, एक पूरे साइकिल में इस तरीके से पूरा फ्लक्चुएशन जा रहा है। ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होगा, फिर यहाँ से शुरुआत होगी, फिर यहाँ से पूरा एक साइकिल कंप्लीट। सो यू कैन सी दैट दिस फ्लक्चुएट, एक साइकिल का जो फ्लक्चुएशन, ये जो पूरा साइकिल है उसका फ्लक्चुएशन देखो काफी ज्यादा है।
बट यहाँ पर जो होता है इन योर फुल वेव रेक्टिफायर, ये फ्लक्चुएशंस काफी शॉर्ट हो जाते हैं, यहाँ पे ये नीचे तक नहीं जाता, यहीं पर आकर रुक जाता है एंड देन अगेन इट गोस। तो यहाँ पर इन योर दिस पार्ट इज इन योर फुल वेव रेक्टिफायर योर रिपल इज लेस। इस रिपल का और बेटर वे में मीनिंग मैं आपको कैपेसिटर समझाते वक्त और अच्छे से समझाऊंगी कि जब हम फिल्टर यूज करते हैं, व्हेन वी यूज अ फिल्टर, वहां पे आपको समझेगा कि रिपल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। फिलहाल आई कैन ओनली से दैट इट इज एन फ्लक्चुएशन। यहाँ पर फ्लक्चुएशन का, जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्लक्चुएशन का रेंज देख सकते हो कि काफी बड़ा फ्लक्चुएशन का रेंज आ रहा है, ये पूरा ऐसा, ये एक पूरा साइकिल का फ्लक्चुएशन है, ये पार्ट भी कंसीडर करो तो बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आपको मिल रहा है। बट यहाँ पर इन दिस पार्ट इन फुल वेव रेक्टिफायर फ्लक्चुएशन जो है वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू योर हाफ वेव रेक्टिफायर, तो रिपल इज लेस। रिपल का अच्छे से मीनिंग जब आप कैपेसिटर एज अ फिल्टर पढ़ोगे तब आपको और अच्छे से समझेगा कि क्यों मैं ये वर्ड रिपल वर्ड यूज कर रही हूँ और इसका क्या काम है, आगे हमको इसका क्या यूज आने वाला है, व्हाट डज इट मीन, ओके, व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज मोर एफिशिएंट एंड इसका रिपल इज लेस, उसको और अच्छे से आप आगे जाके समझोगे। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द रिपल फैक्टर कि रिपल फैक्टर का मतलब क्या, व्हाट इज रिपल फैक्टर। एज आई सेड कि रिपल जितना कम हो उतना अच्छा होता है, फ्लक्चुएशन जितने कम होंगे, जितना उसका अमाउंट कम होगा, जितना उसका रेंज कम होगा, मेरे लिए उतना बेटर है। जहां फ्लक्चुएशन 50 से 100 के बीच में हो रहा है, वहीं फ्लक्चुएशन 50 से 80 हो रहा है, खाली 50 से 80 का रेंज बन रहा है, सो आई विल बी मोर हैप्पी, आई थिंक सो, क्योंकि मुझे फिर फिल्टर का काम ज्यादा नहीं लगेगा। जहां 50 से 100 हो रहा है, काफी बड़ा रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन मिल रहा है, तो रिपल ये जो फ्लक्चुएशन है ये जितना कम हो उतना अच्छा होता है हमारे लिए, हमारी सर्किट उतनी एफिशिएंट होती है। ओके, सो यू डिफाइन द रिपल फैक्टर। Ripple factor can be defined as, first of all, let's define the ripple. What is ripple? You can say it is a fluctuation in simple words, or you can say the output of the rectifier, जो आपका output होता है rectifier का, उसके अंदर जो fluctuations पाए जाते हैं, जो आपको fluctuations मिलता है, that fluctuation is called as ripple. ये जो आपको AC component मिल रहा है, आप देख सकते हो कि आपने रेक्टिफायर यूज करने के बाद भी देयर इज अ फ्लक्चुएशन, देयर इज एन वोल्टेज फ्लक्चुएशन, तो ये जो आपको फ्लक्चुएशंस मिल रहा है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिपल, उसको रिपल बोलते हैं। एंड व्हाट इज, एज आई सेड, रिपल जितना कम होगा, फ्लक्चुएशन जितने कम होंगे, मतलब हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट डीसी में कन्वर्ट हो गया है, ऐसा बोल सकते हैं अगर फ्लक्चुएशंस कम है तो, ठीक है। व्हाट इज रिपल फैक्टर? रिपल फैक्टर इज जस्ट एन रेशियो ऑफ RMS वैल्यू। आपको पता है व्हाट इज RMS वैल्यू? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट, जो आपने AC सप्लाई दिया है उसका RMS वैल्यू, आपको पता है क्यों RMS वैल्यू यूज किया जाता है? मीन वैल्यू नहीं यूज कर सकते, मीन 0 आएगा AC का, सो इसीलिए वी यूज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट। सो RMS वैल्यू ऑफ एन AC कंपोनेंट डिवाइडेड बाय जो वैल्यू आपको DC में मिली है, वैल्यू ऑफ अ DC कंपोनेंट, कितना आपको फिक्स्ड वोल्टेज मिला है। So it's just a ratio of RMS value of an AC component to the value of DC component, आपको कितना DC मिला है। Okay, so the ratio of root mean square value of AC component to the value of DC component in the rectifier output is known as ripple factor। कितना आपको AC का कंपोनेंट मिला है आउटपुट में और कितना आपको DC का कंपोनेंट मिला है, सॉरी, कितना आपको AC का कंपोनेंट आउटपुट में मिला है और कितना आपका जो फ्लक्चुएशन है वो कम हुआ है, ये दोनों रेशियो आपको बताता है कि व्हाट इज द रिपल फैक्टर। सो द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट टू द वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट इन द रेक्टिफायर आउटपुट इज नोन एज रिपल फैक्टर। जो आपके आउटपुट में कितना AC का कंपोनेंट मिला है टू द कितना DC का कंपोनेंट मिला है, दिस रेशियो गिव्स यू द RMS, दिस रेशियो गिव्स यू द रिपल फैक्टर। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द अमाउंट ऑफ AC component which is, this is the amount of AC component in the output and this is the amount of DC component in the output। कितना आपका फ्लक्चुएशंस को आपने कंट्रोल कर लिया है आफ्टर पासिंग थ्रू द रेक्टिफायर। यस पूछो। हेलो मिस। तो हाँ बोलो, आई एम लिसनिंग। मिस तो इन दोनों की वैल्यू हमें दी, या यस, क्या बोल रहे हो?
हेलो, यू नॉट ऑडिबल अमन, क्या बोल रहे हो? हेलो मिस। हेलो हाँ हाँ बोलो। मिस, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलो। मिस, हमें ये RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट दिया रहेगा क्या? हाँ देते हैं ना, दिस इज एन फिक्स्ड वैल्यू, ये आपको दी जाती है। टू द मिस, तो वो नीचे DC वाला भी मिला रहेगा क्या? हाँ, आपको आपको रिपल फैक्टर है ना, ये फैक्टर आपको मैन्युफैक्चरर दे देता है कि आपका डायोड कितना अमाउंट कन्वर्ट कर देगा, ये आपको मैन्युफैक्चरर्स दे देते हैं। जब वो डायोड बेचते हैं ना, उनको पूछा जाता है व्हाट इज द रिपल फैक्टर, सो विच वन इज मोर एफिशिएंट, उसको लिया जाता है। जो ज्यादा एफिशिएंट होता है, वो जो ज्यादा डीसी कंपोनेंट कन्वर्ट करता है एज कंपेयर टू एसी, वो यूज किया जाता है। मिस, आपने बोला क्या ये अभी तक पूरा ये नहीं बनाना है DC? नहीं, ओके मिस। मैंने बोला ना, सम अमाउंट ऑफ एसी इज देयर एंड सम अमाउंट ऑफ डीसी इज देयर, क्योंकि अब यूनिडायरेक्शनल तो हो गया, जहां पर नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा था वहां अब यूनिडायरेक्शनल आपको मिल रहा है, बट फ्लक्चुएशंस अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। तो वो ये देखते हैं कि कितना अमाउंट, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डायोड ऐसे भी होता है कि नेगेटिव वाले पार्ट में भी अच्छे से काम ना कर पाए। सो ये रिपल फैक्टर आपका डिसाइड करता है कि आपका जो रेक्टिफायर से आउटपुट आया है वो कितना अमाउंट ऑफ डीसी में कन्वर्शन दे रहा है। So that is also a factor which decides that whether your diode used is efficient or not. It decides it कि whether your diode whatever you are using, it is efficient or not. ओके मिस। Yeah, हेलो मिस। बोलो। मिस एक पॉइंट का मीनिंग समझाओगे क्या? हाँ, मिस, अल्टरनेटिंग करंट इज मेजर्ड बाय हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। what? Alternating current is measured by hot wire हाँ, instruments. क्या कहाँ पर है ये स्टेटमेंट? बुक में लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ है? लास्ट ईयर की गाइड है। वो मुझे आप पिक भेजो, आई नीड टू सी कि वो कहाँ पर क्या लिखा है, which kind of experiment it is talking about. ओके मिस। Yeah, I'll check it and I'll explain you about that experiment कि वो क्या है. I'm not getting it कि आप कहाँ का पॉइंट बोल रहे हो. मिस वो साइड्स में नोट्स में करके लिखा हुआ है ऐसा। So send me that particular pic, I'll explain you that. मुझे वो या रीड करके फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि what it is talking about, क्या फैक्टर के बारे में वो बात कर रहा है. So this is the ripple factor, RMS value of AC component in the particular output to the value of DC component in the output of the circuit. Okay, so this ratio defines the ripple factor of your particular circuit. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क. ओके, रिपल जितना कम होगा. क्या हुआ आकांक्षा? प्रतिभा मैम प्लीज रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए. नहीं मैम।